पर उपस्थित डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी, पद्मश्री दादा इदाते जी, यहाँ के विधायक प्रशांत ठाकुर जी, विधायक सुनील कामले जी, मैनेजिंग डायरेक्टर अन्ना भाऊ साठे रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सुनील वारे जी, प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश कामत जी, महेश पोहनेरकर जी, सेक्रेटरी विवेक विचार मंच, विश्वजीत गायकवाड़ जी, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी एससी मोर्चा, अश्विनी ताई चौहान जी, सामाजिक हमारे यहाँ फेमस सोशल वर्कर हैं, और कई जाने माने हस्तियाँ आज यहाँ आए हैं, और विशेष करके महाराष्ट्र के जिले से आए हुए जितने भी यहाँ आमंत्रित सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले, और विशेषकर आज जो राजा ऋषि छत्रपति साहू महाराज जी का सोशल जस्टिस अवार्ड प्राप्त करने वाले जितने भी आए हैं, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। मैं यहाँ महाड़ में पहले बार आया हूँ। मैंने इसका कई बार इस जगह का बारे में सुना है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सत्याग्रह सोशल जस्टिस, सोशल राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए जो यहाँ से 1927 में उन्होंने क्रांति शुरू किया, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है, और कई लोगों से कहानी सुना और मुझे आमंत्रित भी किया गया है। लेकिन इतने सालों बाद मुझे आज यहाँ महाड़ में आने का मौका मिला। मैं यहाँ के जो आयोजक हैं, विशेष करके जो आज के हमारे जो आयोजक हैं और विवेक विचार मंच के जितने भी जो टीम है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके कार्यक्रम के वजह से मुझे यहाँ आने का आज मौका मिला है। वैसे हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है। बड़ा देश होने के नाते बहुत नायक पैदा हुए हैं इस देश में, बहुत हीरोज पैदा हुए हैं, एक से बढ़कर एक। आज़ादी का लड़ाई में भी, उससे पहले कई राजा महाराजा, सोशल वर्कर, क्रांतिकारी, बहुत से लोग इस देश में हजारों सालों से पैदा हुए हैं। और नमस्कार जी, आइए। और महाराष्ट्र के अंदर में भी बहुत से ऐसे नायक पैदा हुए हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो प्रभाव है, उनका जो काम, उनका जिंदगी में उन्होंने जो काम किया है, उसका प्रभाव, जैसे कि मैं जहाँ से आता हूँ वो तो महाराष्ट्र से बहुत दूर है, लेकिन हमको ऐसा ही लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर मेरे गांव में पैदा हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसका इतना प्रभाव है, उसका इतना इफेक्ट है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से सोशल जस्टिस के नाम से जो आज देश में नीचे के स्तर पे जिसको कुचला गया, दबा के रखा गया, हजारों साल तक दबा के रखा, उन लोगों को जीने का मौका मिला है। वैसे राजनीतिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम तो अच्छी बात है। जब हमको पॉलिटिकल फ्रीडम मिलता है तो हम लोग सेलिब्रेट करते ही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल फ्रीडम है, सोशल राइट्स। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संघर्ष है, और यहाँ से महाड़ से शुरू हुआ, उसके वजह से सोशल फ्रीडम मिला है, जो हजारों साल तक
बंधक बना करके कुचल के रखा हुआ था। मैं तो खुद अपने ज़िंदगी में देखा है। पहले मैं तो पार्लियामेंट में भी बाबा साहब तो 1951 में तो रिजाइन दे करके छोड़ दिया मिनिस्ट्री पद से। उसके बाद में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस जो है पार्लियामेंट में भी अच्छा से काम करने का मौका नहीं मिलता है। मैंने भी देखा है अपने जो वंचित समाज से, जो आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, दलित समाज और आदिवासी समाज से विशेष करके पार्लियामेंट में अच्छा काम करने का भी मौका नहीं मिलता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी। मतलब समाज में तो डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। आप लोग ने कितना ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप इतिहास को अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज़ादी प्राप्त होने के बाद भी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को छोड़ के परिनिर्वाण हो गए, उसके बाद में भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से चलता रहा। लेकिन संविधान में तो हमको राइट दे दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसमें तो पूर्ण रूप से अधिकार सबको बराबर का दर्जा दिया है। लेकिन कुछ लोग का जो मानसिकता बीमारी है अभी भी, वो किसी को छोटा जात मानते हैं, किसी समाज को छोटा जात मानता है, अछूत छोटा जात मानता है। मैं तो ये कहता हूं कि जो आदमी दूसरा को छोटा जात बोलता है वही सबसे छोटा आदमी है इस दुनिया में। उसका जो मानसिक बीमारी है इसलिए दूसरा को छोटा बोलता है। किसी भी समाज में, दुनिया में अगर दूसरा समाज को छोटा समाज मानते हैं, अछूत मानते हैं, तो वो खुद ही सबसे छोटा सोच का इंसान है। इसको मैं तो बहुत सालों तक देखा है खुद। हम लोग जब शुरू में एमपी हुए थे तब भी कोई इतना मौका मिलता नहीं था। और आपको मालूम है हमारा नॉर्थ ईस्ट से, मेघालय राज्य से एक एमपी हुआ करते थे, हमसे भी सीनियर, पीए संगमा। वो पहला ट्राइबल कैबिनेट मिनिस्टर बना है इस देश में। अब सोच के देखिए कि इस देश में कोई आदिवासी नहीं था क्या काम करने वाला। 7.5% आदिवासियों का रिजर्वेशन तो बाबा साहब अंबेडकर ने दे के रखा है। 15% दलितों के लिए आरक्षण तो दे के रखा है। उतना परसेंट एमपी तो होता ही है, उतना परसेंट एमएलए तो रहता ही है। लेकिन इतने सालों तक कोई आदिवासी कैबिनेट मिनिस्टर कैसे नहीं बन पाया? 50 साल बाद पीए संगमा को फर्स्ट ट्राइबल कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और एक दो मुश्किल से दलित को कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाते थे उस जमाने में। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में लॉ मिनिस्टर से रिजाइन देने के बाद वो तो दोबारा चुन के आया नहीं है, उसको हरा दिया। लेकिन मैंने चेक किया कि मैं तो एक बौद्ध हूं, बौद्ध समाज से मैं आता हूं, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर साहब तो चले गए, दूसरा बौद्ध मिला नहीं है कि इस देश में। ये बुद्ध का देश है और यहाँ किसी को मिला नहीं है क्या? और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि इतने साल बाद, वैसे तो बाबा साहब जब कैबिनेट मंत्री थे तो वो औपचारिक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, वो बौद्ध धर्म मानता था लेकिन औपचारिक तौर पर दीक्षा लिया नहीं था। वो तो 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में दीक्षा लिया। तो जब वो मंत्री थे तो वो बौद्ध नहीं बने, हालांकि उसका बौद्ध मानने का प्रक्रिया तो पहले से था, लेकिन वो बौद्ध बने नहीं है। तो ये बाद में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये बुद्ध का धरती में मैं पहला बौद्ध कैबिनेट मंत्री बना इस देश में। यानी कि हम लोगों के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया गया, हम लोगों को कोई मान्यता नहीं था। और कुछ लोगों का जो सोचने का तरीका है वो इंक्लूसिव रहा ही नहीं है।
समाज में और भी बहुत से लोग रहते हैं, सबको मिल करके आगे चलना है समाज में, ये इंक्लूसिव फीलिंग था ही नहीं। इसलिए मैं जब कानून मंत्री बना तब मैं महाराष्ट्र में भी आए थे, तो कानून मंत्री बनने के बाद मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में काफ़ी मैंने स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि हमारा तो कोई नसीब नहीं था अंबेडकर जी के साथ में काम करने का। हम इस दुनिया में आए तो बाबा साहब का परिनिर्वाण हो चुके थे, तो हम लोग तो अलग समय में पैदा हुए, लेकिन उनके पथ पर चलने का, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का मैंने बचपन से सीखा है, इसलिए उनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी था। तो मैं नागपुर में भी गई और उनका किताब भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि आज भी बहुत से लोग बाबा साहब अंबेडकर को जानते नहीं हैं। और मैं तो इस मंच से कहना चाहता हूँ, मैं सबको कहता हूँ, लेकिन विशेष करके जो दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जो ओबीसी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, अब बाबा साहब अंबेडकर का किताब पकड़ते हो, उसका तस्वीर पकड़ते हो, लेकिन कितना तक आप उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो वो बताना पड़ेगा। क्योंकि हमको जो आज जगह मिला है, सम्मान मिला है, वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उस रास्ते पे हम कितने चले हैं। कुछ लोग बहुत नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहब ने कहा हम बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए, यही हमारा जीवन में हमको न्याय मिलेगा, खुशी देगा। लेकिन अगर कोई बहुत नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस मूल बात जो अंबेडकर जी ने कहा है उसको तो अमल करना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल राजनीतिकरण कर रहे हैं बाबा साहब को, और जिन्होंने जिंदगी भर बाबा साहब को गालियां दी वो लोग भी बाबा साहब को किताब पकड़ के घूम रहा है। आज संविधान को पकड़ना पड़ रहा है मजबूरी से, क्योंकि हमारे समाज के लोग अब जागरूक होने लगा है। हमको संगठित भी होना होगा, जागरूक भी रहना होगा, नहीं तो हमको फिर से कुचल दिया जाएगा। इसलिए मैं मानता हूं आप लोग जितना जो सामाजिक न्याय के रास्ते पे चल रहे हैं, और आज विशेष करके जितने लोगों को यहाँ बुलाया है, आप जैसे काम कर रहे हैं उसी के माध्यम से ही हमारा समाज ठीक हो सकता है। और इसलिए आप लोगों को जो अवार्ड दिया है, और अवार्ड देने का भी ये अच्छा ओकेजन है, क्योंकि हम राजा ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म जयंती भी मना रहे हैं, उनके नाम से सामाजिक न्याय का अवार्ड भी दे रहे हैं। और महाड़ इस जगह में जो क्रांति शुरू किया है, तो ये पानी का सिर्फ लड़ाई नहीं था, पानी पीने का सिर्फ लड़ाई नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई था। उस लड़ाई जो शुरू किया वो 100 साल पूरा होने वाले हैं। ऐसा मौके पर यहाँ महाड़ में जमा होना ये बहुत सिंबॉलिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने भी समय निकल करके यहाँ आया। मैं बहुत बिजी था, लेकिन मैंने सोचा मैं जितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन महाड़ में आकर के आप लोगों से मिलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं समय निकल के आया। मेरे ऑफिस में आए थे मुझे उस दिन निमंत्रण देने के लिए, तो मैंने तय किया कि क्योंकि ये हिस्टोरिक जगह है और हम जैसे लोगों को तो यहाँ आना ही चाहिए। ये जो चौड़दार तालाब है, चौड़दार तालाब महाराष्ट्र में, मराठी में ताले बोलते हैं, तले 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 बोलते हैं, चौड़दार ताले। ये मैं अभी गया, पानी तो अभी तो बना रहे हैं, पानी कम है। मैं उम्मीद करता हूँ जब ये 100 साल पूरा मनाएगा वो तालाब पानी पूरा भर जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी और पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बाबा साहब का सत्याग्रह का जो सिंबॉलिक जगह को विकास करने के लिए आप लोगों ने राशि भी दिया और काम भी चल रहा है। ये मैं बहुत इसको दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
शाहू जी महाराज के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं कि वो एक सामाजिक न्याय शिक्षा के माध्यम से कैसे लोगों का ताकत बढ़ाया जाए, जो उन्होंने शुरुआत किया उसको अमल किया बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। तो दोनों का काम, दोनों का जो सोच है उसमें कई तरीके से आप दिखा जाएगा तो वो मिलन होता है। इसलिए मैं आज दोनों महान आत्माओं को मेरे दिल से मैं प्रणाम करता हूं, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला पीढ़ी उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हम लोगों ने अपने सरकार का 12 साल पूरा किया है। मैं उसको थोड़ा सा सामाजिक न्याय उसके बारे में आपको 2-3 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ। वैसे सामाजिक न्याय कैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमारा जो कार्यकाल है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में और मैं भी उसी समय उसके साथ मंत्री बने। लगातार ये तीसरी कार्यकाल चल रहा है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ उनका पहला नारा था सबका साथ सबका विकास। फिर उसने जोड़ा सबका प्रयास सबका विश्वास। वो जो सोशल इक्वलिटी है, हम एक दूसरे को बराबर तराजू में तोल करके, समाज में कोई नीचा ऊंचा कुछ नहीं, हम बराबर है, ये सोच के साथ आगे चलने के लिए सबसे बड़ा कदम है फाइनेंशियल इक्वलिटी। जब तक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं होगा हम बराबर दर्जा में नहीं आ सकते। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब सबका साथ सबका विकास का कार्यक्रम चलाने का मंत्र शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने जनधन खाता खोला। कोई पानी दे देगा, एक गिलास पानी। मेरा वैसे भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जब जनधन खाता खोलने के लिए मोदी जी ने हम लोगों को कहा और हम लोग गए जनधन खाता खोलने के लिए 2014 में, तो किसी ने मजाक उड़ाया कि पैसा तो है ही नहीं है, खाता खोल के क्या करेगा बैंक में। तो हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को विश्वास करो, हिंदुस्तान में अभी भी 60-70% ऐसा है जिसका बैंक खाता ही नहीं है, गरीब है जो गांव में बैठता है। तो जब बैंक खाता ही नहीं है तो फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर सबका खाता खोला गया। आप सबको मालूम है महाराष्ट्र में तो कई लोगों ने बैंकिंग सर्विस के बारे में सब जानकारी प्राप्त किया होगा। हमारे वहाँ तो, मेरे जो प्रदेश है वहाँ 90% लोगों का बैंक खाता नहीं होते थे उस समय, 2014 से पहले। तो फिर जनधन खाता खोलने के बाद बहुत लोगों ने कहा कि खाता तो खोल गया, वो खाता में पैसा कहाँ से, कौन डालेगा, इनकम तो है ही नहीं। तो हमने कहा कि आप इंतजार कीजिए, मोदी जी के ऊपर में भरोसा रखिए। फिर उसके बाद में मोबाइल सर्विस लॉन्च किया, पूरा डिजिटल इंडिया के नाम से देश भर में गांव-गांव में मोबाइल सर्विस लॉन्च किया। फिर आधार कार्ड लॉन्च किया। आधार जो स्मार्ट कार्ड है, अभी आप सबके पास आधार कार्ड होगा। तो जनधन, आधार और मोबाइल, इसको जैम बोलते हैं, JAM, जैम। जनधन, आधार, मोबाइल, इस तीनों को मोदी जी ने मिला करके ऐसा जादू किया कि आज प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में एक बटन दबाता है तो सीधा पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपका खाता में पैसा चला जाता है। यही तो एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। हम लोग सब बराबर है,
आज गांव में कोई आदिवासी दलित क्यों ना हो, हम जो पढ़ता है, जो दिखता है, जो हमारे पास फैसिलिटी है, वही जो करोड़पति है जो मुंबई शहर में रहता है, दिल्ली में रहता है, वो भी वही पढ़ता है, वही देखता है, बराबर है। अभी कोई बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करना पड़ा पानी पीने के लिए, आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ऊंच नीच का कोई यहां नहीं है, डिजिटल पेमेंट होता है, सब बराबर ट्रांजैक्शन होता है। इसलिए हमारा सरकार का जितना भी काम आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोशल इक्वलिटी के नाम में, सोशल जस्टिस के नाम में जितना बात कहा, संविधान में जो लिखा है उसको पूर्ण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार एक से बढ़कर एक काम कर रहा है। और जितना योजना है, स्कीम तो मैं गिन के नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जितना भी जो स्कीम आज एक आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, वो सब संविधान का स्पिरिट से ही काम हो रहा है। मैं 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो मैं महाराष्ट्र में आए, तो मुझे कुछ अपने बौद्ध समाज के कुछ लोग मिले, दलित समाज के कुछ लोग मिले, तो मैंने पूछा कि आप लोग तो वोट कम दिया है हम लोगों को वोट, तो क्यों नहीं दिया वोट? मेरा अधिकार है, मैं अपने जाति लोगों को तो पूछ सकता है ना, दूसरा को तो अगर हम नहीं पूछता है तो भी। तो मैंने हमारा बुद्धिस्ट जो बौद्ध समाज कुछ भिक्षु है, हमारा कुछ भंटे हैं, उनसे भी मैंने मिला, मैंने पूछा कि मेरा अधिकार है, मैं पैदाइश बौद्ध हूँ और इस देश का पहला बौद्ध कैबिनेट मंत्री है, मुझे जानकारी लेने का अधिकार है, आप किस लिए नाराज है सरकार से? बोला कि आपका सरकार, मोदी जी का सरकार जो है संविधान को बदलने का बात करता है। मैंने कहा कि हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, इसीलिए तो हजारों साल तक हमको दबा के रखा हुआ है। हम लोग दूसरा कुछ कहने से ही 2 मिनट में हमारा सोच पलट जाता है। हम इतना बेवकूफ होना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, संघर्ष करना है कि दूसरा लोग 2 बात बोल दिया और हम पिघल जाएगा, ऐसा तो ठीक बात नहीं है। अरे संविधान के बारे में नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा सोचने वाला इस देश में कौन पैदा हुए हैं? 2014 से पहले कोई भारत सरकार का कोई संविधान दिवस होता था क्या? मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संविधान सम्मान यात्रा निकला, हाथी के ऊपर में संविधान किताब रख करके मुख्यमंत्री पैदल। और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना 2015 26 नवंबर को संविधान दिवस पहली बार हिंदुस्तान में मनाना शुरू किया है। जो संविधान के बारे में मानते ही नहीं, संविधान को जानता ही नहीं, संविधान को कुचल दिया, वो अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो पकड़ के घूम रहा है। ये तो ठीक नहीं है। वोट का राजनीति बाबा साहब के नाम से नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पॉलिटिक्स से ऊपर है, उसको वोट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुद्ध भगवान के बाद बाबा साहब आता है, भगवान है हमारे लिए, और उसको वोट लेने के लिए उसका तस्वीर को लेकर के अगर कोई इस्तेमाल करेगा, ये ठीक नहीं है। मैं तो दिल से कहता हूं, क्योंकि मेरा आत्मा से मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, इसलिए हमारा बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर को अगर इस्तेमाल करेगा राजनीतिक फायदा के लिए तो मैं उसको विरोध करूंगा, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारा देश में जो संविधान दे के गया, जिस इंसान ने इतना दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत संविधान बनाया, वो तो हमारा बीच में नहीं रहे, इतने साल पहले परिनिर्वाण हो गए 1956 में, लेकिन 1990 में जाकर के उसको भारत रत्न मिला। ये भी बहुत दुख की बात है। सामाजिक न्याय की बात करने वाला कोई भी भारतीय है, इस बात को समझना होगा। मैं तो ऐसे समय में तो मैं ये नॉर्मली ये बात करने का मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं रोक नहीं सकता हूँ, मेरा दिल में जो सोचता है मैं रोक नहीं सकता है।
और जब हमारा इतिहास को हम देखते हैं तो हम खुल के बोलना चाहिए। इसलिए आरएसएस का जो थर्ड सरसंघ चालक बाला साहब देवराज जी ने जो कहा, वो वाक्य मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा वाक्य था। उन्होंने कहा था कि अगर अनटचेबिलिटी पाप नहीं है तो इस दुनिया में कोई पाप ही नहीं है। तो आरएसएस का चीफ ने कहा। इसलिए अस्पृश्यता को हम लोग बहुत गहरी नजर से देखना चाहिए। जो आरएसएस का सरसंघ चालक ने कहा कि अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो इस दुनिया में पाप ही नहीं है, उसको और आगे लेकर के हमको जाना है। और आज अगर हमारा समाज के लोग किसी को भी थोड़ा भी अगर इनजस्टिस होगा तो हम लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। और आज तो ठीक है, हमारा सरकार चल रहा है, मैं कैबिनेट मंत्री हूं, तो मुझे लगता है कि आज हमारा साथ न्याय होने का कोई संभावना नहीं है। और जब मुखिया प्राइम मिनिस्टर खुद सामाजिक न्याय को प्रखर रूप से आगे रख करके अपना सरकार चला रहे हैं, तो फिर हमको ज़्यादा चिंता होने का आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका प्रभाव देश भर में होता है। हमारा प्रदेश तो महाराष्ट्र को कंपेयर में छोटा प्रदेश है। महाराष्ट्र तो पॉपुलेशन की दृष्टि में थर्ड लार्जेस्ट है, भारत में तीसरे नंबर में आता है महाराष्ट्र। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दृष्टि में दूसरे नंबर में आता है। यहाँ 48 एमपीस है। हमारा प्रदेश तो बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन पहाड़ पहाड़ हिमालय है, आदमी बहुत कम है, इसलिए एमपी भी कम है। हमारे पास सिर्फ 2 एमपी है। मेरा प्रदेश बड़ा प्रदेश है लेकिन 2 एमपी है। तो मैं जब नए नए एमपी बना, मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं। शुरू में तो हारते रहते थे, बीजेपी को कोई जानते नहीं थे हमारे वहां में। तो हम जब बीजेपी का टिकट लेकर के आए तो लोग बोलते थे, अरे बीजेपी क्या चीज है, बीजेपी को वोट देके फायदा नहीं है, पहाड़ों में तो कमल खिलता नहीं है बोलता है। तो हम काम करते रहा, फिर चुनाव लड़ा, बाद में हम जीतते गए। तो हम चुन के आए, हमारे 2 एमपी है। 2 एमपी की तो ताकत बहुत कम होता है राजनीति में। महाराष्ट्र का तो 48 एमपी है, एक साथ आने से तो बहुत बड़ा हुजूम, इतना ताकत है। हमारा 2 एमपी है, कोई पूछता नहीं है। तो हमने सोचा ठीक है, हमारा संख्या कम है, लेकिन हमारा संख्या कम को मैं अपने जबान का ताकत से फुलफिल करेगा। मैं अकेला 20 एमपी का बराबर बात करेगा। ये भी एक तरीके से इनजस्टिस का खिलाफ लड़ने का एक बहुत बड़ा ताकत है। तो उस समय बोलता था वो, नॉर्थ इंडिया में मसल पावर यूज करते थे। पहले तो ताकत के बल पर चुनाव लड़ते थे, गुंडा यूज करके, बंदूक, तलवार, मारपीट करके चुनाव लड़ते थे पहले। उसको बाहुबली लोग इस्तेमाल करते थे और मसल पावर इस्तेमाल करके चुनाव जीतते थे कुछ लोग। तो हमने कहा मैं तो मसल पावर यूज नहीं करूंगा, मैं वोकल पावर यूज करूंगा, अपना गला का ताकत से मैं चुनाव जीतूंगा। मैंने ऐसा सोच करके चुनाव लड़ा और आज मुझे फक्र है कि देश भर में हम जैसे लोग आजकल प्रखर रूप से ऊपर उठने का मौका मिला, देश के लिए काम करने का मौका मिला, अपना समाज के लिए काम करने के लिए मौका मिला है। इसलिए मैं खुल करके आपको बात किया है, नहीं तो आज के मंच में मैं राजनीतिक बात करना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमारे लोग हमारा अच्छा काम को अगर दिखाई नहीं देगा तो फिर मजबूर से बात करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने मजबूरी में बात किया, लेकिन अपने लोगों के बीच में बात किया है। इसलिए आप लोग इसको अन्यथा खराब नहीं पाना है। अगर आप लोग को मैं अपना नहीं मानते तो मैं दिल का बात नहीं बोलते। आप लोग अपना मानते हैं, इसलिए मैंने दिल का बात बोला है। और बाकी कुछ मुझे कहना नहीं। आज मैं फिर से ये जो आज मेरा मन में था कि चौदार तले है ना, चौदार तालाब, वहाँ से पानी पीने का बहुत इच्छा था, लेकिन पानी नहीं है, वो बहुत नीचे। तो मंत्री जी, मैंने
पहले आपका आने से कहा है कि उसमें पानी बाद में भर जाएगा और पीने लायक का भी कुछ प्यूरिफिकेशन सिंबॉलिक होना चाहिए। अगर तालाब का पानी नहीं पी सकता तो साइड में उस पानी को प्यूरिफाई करके पीने लायक बनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जिस पानी को अपना पॉलिटिकल सोशल राइट के लिए देश भर में जागरूकता फैलाया, उस लेक का पानी हर भारतीय को एक एक बूंद जरूर पीना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया। पुरस्कार मिला है वो तो ठीक है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन जो काम आप लोगों ने कर रहा है जगह जगह गांव-गांव जाकर के, सचमुच में ये बहुत बड़ा योगदान है। और सामाजिक समरसता के लिए हमारा बाकी लोगों से भी तालमेल करते हैं। मैं तो आज माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री भी हूँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री तो हूँ, विशेष रूप से मैं पार्लियामेंट संभालता हूँ, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री भी हूँ। तो जितने भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका वेलफेयर का भी मैं काम देखता हूँ। इसलिए महाराष्ट्र के लिए हमने कई राशि उपलब्ध किया हुआ है और आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैंने बात किया है और आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी से भी मैंने 2-3 बार बात किया है। और अभी जो और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनीता पवार जी बने हैं, वो तो हमारे साथ में पार्लियामेंट में कुछ समय तक मेंबर रही हैं, उनसे भी मैंने बात किया है। महाराष्ट्र के लिए विशेष करके जो दूर दराज इलाका में जहाँ जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काम किया है, उनका सिंबल जहाँ जहाँ है, उसको डेवलप करने के लिए जो कुछ राशि चाहिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के साथ तालमेल में हम काम करेंगे। और फिर से यहाँ जितना महानुभाव आए हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जितने मन से आप लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं। तो ये विवेक विचार मंच जो है कितने सालों से काम कर रहा है, ऐसा ही आगे काम करते रहेंगे। और आप मेन पिलर्स तो आप लोग ही हैं और आपके वजह से ये कार्यक्रम भव्य तरीके से आज हो पाया है। और मुझे बुलाने पर फिर से मैं दिल से मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भीम।